Namaste everybody. Once again welcome to our class. How are you? I think you will be fine, and I hope that you are learning your lessons with us. All of you know that we are preparing our poem LKG written in country churchyard, and now this poem is in its last phase. It will take 2 or more classes to be completed. You know that we have been reading this poem for a long time. The main reason of it is its length. This poem is so long, so it is consuming so much time. But now it is in its last phase. देखिए, हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत कवि की कुछ इच्छाएं जानी थी। कवि ने कहा था कि भाई मैंने तो इनका जो वर्णन है आर्टलेस वर्णन इनका कर दिया है इन लोगों का, लेकिन मेरी जब मृत्यु हो जाएगी, जब मैं कब्र में हूँगा, तो मेरा वर्णन कौन करेगा। मेरी इच्छाएं भी ये हैं कि मैं प्रसिद्धि प्राप्त करूं। तो आपने देखा कि वहां उसने एक शेफर्ड को इमेजिन किया है कि कोई शेफर्ड या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे बारे में बताएगा। और पिछले स्टेंजा में हमने पढ़ा कि वो कह रहा है कि वो मेरे बारे में ये बतलाएगा कि हमने कवि को देखा था, वहां वो प्रातःकाल जाता था ग्रासी हिल पर और अपने पैरों से ओस की बूंदों को साफ करते हुए जाता था, पहुंचते हुए जाता था। ठीक है, अब आगे देखो, किसी राहगीर से फिर पोएट कहता है कि वो आगे क्या कहेगा। तो ये जो पंक्ति है आगे का वर्णन है कि आगे वो व्यक्ति क्या करेगा। देखें क्या कहेगा आगे। There at the foot of yonder Nordic beach that wraps its old fantastic roots so high, his listless length at the noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by. यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स यूज किए हैं। दे आर, देखो दे आर स्टैंड फॉर एट ए डिस्टेंस। दे आर यहां जो उसने यूज किया है, दे आर और यॉन्डर दोनों ही शब्द कवि ने, पोएट ने एट ए डिस्टेंस के लिए यूज किए। They are at the foot of yonder. Foot means here under. Foot means under. Nodding beach. Nodding means, देखो आप सब जानते हो नॉडिंग का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है गर्दन हिलाकर हाँ करना। ठीक है, हिलना, हिलाकर हाँ करना। बट हियर मूविंग इन वन डायरेक्शन, मूविंग इन विंटर। ओके, आगे बात करें बीच की। अ वाइल्ड ट्री, ए टाइप ऑफ वाइल्ड ट्री, ए
टाइप ऑफ wild tree that reeds, here reeds means twists old fantastic means strangely, yeah, strange. Fantastic means strange, yeah, strangely. Roots so high. अब roots so high means here branches से है, इसका मतलब listless. Listless means leisurely spreading his body. Leisurely spreading his full body. और नेक्स्ट जो मीनिंग है नून टाइड. नून टाइड का मतलब है आवर ऑफ नून. नून टाइड मीन्स हियर hours of noon. Our next stretch spread, pour upon, gaze या look attentively भी हो सकता है. और babbles by means एक और रह गया brook. brook means rill. और babbles by, here by means near and babbles means with murmuring sound. moving with murmuring sound आप कह सकते हो. moving with murmuring या whispering sound. देखिए these are our difficult words for these four lines. They are at foot of yonder nodding. Nodding means देखो नॉड का शाब्दिक अर्थ तो गर्दन हिलाकर किसी कार्य की हाँ करना होता है, लेकिन यहाँ है मूविंग इन विंड. अब इसका अर्थ देख लेते हैं. दे आर एट द फुट, वो जो राहगीर है. पॉइंट कहता है कि जो वो राहगीर है वो इस तरह से कुछ मेरे बारे में बतलाएगा. तो पहले पेज में तो हमने देखा कि वो कह रहा है कि वो ग्रेसी हिल पर जाएगा और अपने आंसू उस पैरों से बूंदों को पोंछते हुए, उसको पोंछते हुए आगे कह रहा है दे आर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग ट्री. तो वो जो राहगीर है, शेफर्ड है, वो लोगों को बताएगा. क्या बतलाएगा? दे आर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉडिंग बीच. वो जो हवा में हिलता हुआ, बीच मींस ए वाइल्ड ट्री, वो जो हवा में हिलता हुआ एक पेड़ है ना, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसके बारे में इंक्वायरी करेगा उसको बताएगा. कहने का भाव ये है कि वो जो हवा में हिलता हुआ दूर स्थित वो जो बीच का पेड़ है ना, that reads its old fantastic roots so high, जो बड़े अजीबोगरीब ढंग से अपनी जड़ों को, अपने टहनियों को समेटे हुए हैं, टेढ़ा मेढ़ा किए हुए हैं, ट्विस्ट टेढ़ा मेढ़ा किए हुए. वो जो है राहगीर, वो उससे बताएगा कि भाई जो दो पेड़ दिख रहे हो ना आपको, जो बीच का पेड़ है वहां दूर स्थित, that reads its old fantastic roots so high, जो इतना ऊंचा तुम्हें दिख रहा है और अपनी जड़ों को या अपनी ब्रांचेस को, इसके दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, एक दूसरे में ट्विस्टेड किए हुए हैं, रैप्स किए हुए हैं, टेढ़ा मेढ़ा किए हुए हैं. वो जो पेड़ तुम्हें दिख रहा है एट द फुट, उसके नीचे, एट द फुट उसके नीचे,
उसके कदमों में, किसके कदमों में? पेड़ के कदमों में। पेड़ के कदमों का मतलब क्या है? उसके नीचे। एट द फुट मींस या अंडर, उसके नीचे। His listless length, listless means leisurely spreading one's body, किसी के शरीर को बड़े आरामदेह स्थिति में लेजरली स्प्रेड कर देना। His listless length at noontide would be stress, वो अपने आराम से फैले हुए शरीर को फैलाता था। डबल मीनिंग है देखो, लिस्टलेस और स्ट्रेच दोनों का लगभग समान मीनिंग है। एम्फेसिस करने के लिए ये दोनों शब्द एक साथ यूज कर दिए हैं। एट नून टाइम, दोपहर के समय, दोपहर के समय उस पेड़ के नीचे जो कवि था आरामदेह स्थिति में पड़ा होकर अपने शरीर को फैला देता था। ओके, एंड पोर अपॉन द ब्रुक, and pour upon the brook. Pour means gaze or look attentively. And pour upon the brook. Brook कहते हैं रिल। रिल means झरना होता है। रिल means छोटा झरना आप कह सकते हो, नाले टाइप का। And pour upon, looked attentively, और देखता था। pour upon और देखता था। गेज एट या निहारता था। किसे देखता था? pour upon means look attentively, and pour upon the brook that babbles by, जो उस पेड़ के पास से, by किस नजदीक से, जो उस पेड़ के पास से झरना जाता था, जो उस पेड़ के पास से वो झरना या नाला जो निकलता था। pour upon babbles, babbles means murmuring sound, भिनभिनाहट की, झंझनाहट की जो आवाजें आती है, भिनभिनाहट की जो आवाज पानी करता है वो babble sound कहलाती है। pour upon the brooks that babbles by, जो झरना उस पेड़ के पास से जाता था उसकी मरमरिंग साउंड को, भिनभिनाहट की आवाज को कवि बड़े ध्यान से सुनता था। उस पेड़ के नीचे कवि जो था उस मरमरिंग साउंड को, उस झरने की बहने की आवाज को बड़े ध्यान से सुनता था। रागीर कह रहा है कि जो दूर स्थित बीच का ट्री है, जो दूर स्थित बीच का ट्री है, उसके नीचे, उसकी जड़ों में, उसकी ब्रांचेस के नीचे, उसकी शाखाओं के नीचे जो ऊंची ऊंची शाखाएं हैं उनके नीचे कभी सो जाता था, लेट जाता था आरामदेह स्थिति में अपने शरीर को फैला करके। ठीक है, और बड़े ध्यान से उसके पास से जो झरना जा रहा था, ब्रुक जा रहा था, नाला जा रहा था, उससे उठने वाली जो मरमरिंग साउंड थी, विस्परिंग साउंड थी, धीरे धीरे आवाजें थी, जो भिनभिनाहट की आवाजें थी, उनको बड़े ध्यान से सुनता था। ओके, दैट इज अवर फर्स्ट 4 लाइन्स। नाउ आवर सेकंड 4 लाइन्स आर hard by you would now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would rove, now drooping woeful vain like one forlorn, or crazed with care, or crossed in hopeless love. These are our next 4 lines. Now have a look. Hard by would now smiling as in scorn. Hard by, near. wood, देखो wood मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट है। अगर ग्रामेटिकली हम बात करें तो wood मीन्स लकड़ी होता है और woods मीन्स फॉरेस्ट होता है। लेकिन पोएट्री इन सब चीजों से आजाद है, क्या लिखे वो उनकी मर्जी है। Now smiling as a scorn, now smiling, देखो now smiling as a scorn का मतलब क्या है? It means that the forest which knows their superiority
एंड देयर वैल्यू। ऐसे जंगल जो अपनी श्रेष्ठता को जानते थे। और देखो इसका बहुत डीप मीनिंग है, नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉल। इसका मतलब है कि जंगल जिन्होंने लोगों के ओपिनियन को ड्रॉप कर दिया, लोगों को जो संसार के विचार हैं, उनके जो ओपिनियन हैं, उनको त्याग दिया। ठीक है, मटरिंग यू नो विस्परिंग हिज वेवार्ड फैंसीज, कल्पनाएं, इमेजिनेशंस, he would roam means wander or roam। now drooping woeful when like one furlong। देखो like one furlong का मतलब है a person who has been rejected from the group which he belongs। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने ग्रुप से छूट गया हो, ग्रुप के द्वारा उसे डिजर्ट कर दिया गया हो, उस ग्रुप के द्वारा जिससे वो संबंधित होता था। ड्रूप मींस बेंडिंग, झुकाते हुए, डाउन हिज हेड, और वॉफुल व्हेन मींस सैड एंड पेन। वॉफुल व्हेन मींस सैड एंड पेन। ड्रूपिंग का मतलब है हैंगिंग डाउन हिज head। Crazed with care, care means anxieties। और crazed means here maddened with। ओके, और क्रॉस्ड इन होपलेस लव। इसका मतलब है पर्सन हु कुड नॉट गेट सक्सेस इन हिज लव। ए पर्सन हु कुड नॉट गेट सक्सेस इन हिज लव। देखो अब इसका मीनिंग देखें। हार्ड बाई मोल्ड, हार्ड बाई नियर, यू वुड नाउ स्माइल एज एन स्कॉल। बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत गहरा हिडन मीनिंग भी है। हार्ड बाई यू वुड नाउ स्माइल एज एन स्कॉल। देखो उस जंगल के समीप, जिस जंगल ने संसार के लोगों के विचारों को त्याग दिया हो, संसार के लोगों के जो विचार हैं, ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहा हो, उन्हें छोड़ दिया हो, एवं उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को समझ लिया, ऐसे जंगल के नजदीक। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज, बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए, हिज वेवार्ड अपने रास्ते पर, हिज फैंसीज अपनी कल्पना, अपने ख्वाबों को, अपने रास्ते पर जाते हुए अपने ख्वाबों को बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए, ही वुड रॉब, वो भटकता था। ही वुड रॉब, वह भटकता था। नाउ ड्रूपिंग वॉफुल व्हेन, और कमजोर सा हुआ, दुखी होकर के, नाउ ड्रूपिंग अपना सर नीचे झुका करके। सेवर्ड जो है वो लोगों को बताएगा, ऐसा कवि का मानना है कि लोग मेरे बारे में इस तरह से बताएंगे। कैसे बताएंगे? ना ड्रॉपिंग वॉफुल वन, अपने सर को झुका करके, दुखी होकर के, पेन होकर के, वॉफुल वन सैड एंड पेन, ये पेन नहीं है, पेन है। लाइक वन फॉरलॉन्ग, ऐसे उस व्यक्ति की तरह जो उसके ग्रुप के द्वारा, उसके समूह के द्वारा छोड़ दिया गया हो। कैसे जाता है वो सर को झुका करके? ना ड्रूपिंग वॉफुल व्हेन, दुखी होकर के, पीलेपन के साथ वो जाता है, अपना सर झुका करके। लाइक वन फॉरलॉन्ग, उस व्यक्ति की तरह जिस व्यक्ति को उसके ग्रुप ने छोड़ दिया हो, पीछे छोड़ दिया हो। और क्रेज्ड विद,
केयर और किन्हीं चिंताओं में पागल सा हुआ, एंड क्रेज्ड विद केयर और किन्हीं चिंताओं में पागल सा हुआ, किन्हीं चिंताओं में खोया हुआ, किन्हीं चिंताओं में पागल सा हुआ, और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, और उस व्यक्ति की तरह वो सर झुका करके जाता है जो अपने प्यार को पाने में असफल हो गया। जितना व्यक्ति किसी व्यक्ति के तनाव लेता है, चिंताओं में जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो प्यार में असफल हो जाता है और सर झुकाकर घूमता है, ऐसे व्यक्ति की तरह वो सर झुका करके जंगल की ओर जाता था। Hard by wood now smelling as in scorn, muttering his wayward fancy he would rob, now drooping hopeful moan like on forlorn, or crazed with care or crossed in hopeless love। कवि कहता है कि उस जंगल के पास, उस जंगल में होकर के, उस जंगल के पास जिस जंगल ने लोगों के विचारों को त्याग दिया है, ओपिनियंस को ड्रॉप कर दिया है और अपनी श्रेष्ठता को समझ लिया है, ऐसे जंगल में से वो जाता था। अपने रास्ते पर अपनी कल्पनाओं में कुछ गड़बड़ाते हुए वो भटकता रहता था जंगल में। Now drooping hopeful when like one forlorn or crazed with fear, crossed in hopeless love, वो अपने सर को झुकाकर के कमजोर और पीलेपन के साथ जाता था। जिस प्रकार से किसी ग्रुप में से किसी व्यक्ति को छोड़ दिया हो, इस तरह से उदास जाता था और चिंताओं में डूबा रहता था। अपने जो मस्तिष्क में चलने वाली हलचल थी, उन चिंताओं में वो सदैव डूबा रहता था, और उस व्यक्ति की तरह वो नीचे सर झुका कर जाता था जो व्यक्ति प्यार में असफल हो गया हो, जो अपने प्यार को पाने में असफल हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा, 1 से 2 बार देखेंगे समझ में आएगा। That is our today's class. Thanks a lot.